अरे मोहतरमा, एक औरत यहाँ क्या कर रही है? घर जाकर खाना बनाओ। शोर, जयकारों और जोशीले उत्साह से भरी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की रात, उस हंगामे के बीच शराब की बदबू के साथ आया यह तंजान्या शर्मा के कानों में चुभ गया। उसकी आंखों में बिना किसी घबराहट के उसने उस आवाज की दिशा में देखा। डरावनी शक्ल वाले 5-6 आदमी उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए हंस रहे थे। उनकी सीटों के आसपास विस्की की बोतलें और मूंगफली के छिलके बिखरे पड़े थे और दूसरे दर्शक पहले ही असहज होकर अपनी जगहें बदल चुके थे। सर, आप दूसरे दर्शकों को परेशान कर रहे हैं, कृपया हंगामा बंद करें। अन्या की आवाज एक मशीन की तरह ठंडी और सपाट थी। वज्र सिक्योरिटी के टीम लीडर का प्रतीक, उसका काला सूट उसके मजबूत शरीर को छिपा रहा था, लेकिन उसके भीतर से निकलती आभा किसी साधारण सुरक्षा गार्ड की नहीं थी। उसके ईयरपीस से नए टीम सदस्य अर्जुन सिंह की घबराई हुई आवाज आई, लीडर, ये लोग काला चीता गैंग के हैं, इन्हें पुलिस के हवाले कर देना ही बेहतर होगा। अभी नहीं, अन्या ने संक्षिप्त उत्तर दिया और स्थिति पर नजर बनाए रखी। यह भारत के 2 सबसे बड़े क्लबों के बीच आईपीएल का फाइनल मैच था। हजारों दर्शकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली वज्र सिक्योरिटी के लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण था। उसने अनगिनत बार देखा था कि कैसे एक छोटी सी झड़प एक बड़े हादसे में बदल जाती है। एक लड़की होकर हमें सिखाएगी? हमने अपने पैसे खर्च किए हैं, हम जैसे चाहे मजा करेंगे। उनमें से सबसे बड़े कद का आदमी राणा सिंह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी बांह पर बना तेंदुए का टैटू हरकत करता हुआ सा लगा। नशे और अकड़ में उसकी आंखें अन्या पर टिकी थीं। नियम सबके लिए बराबर है, यह आखिरी चेतावनी है, तुरंत हंगामा बंद करें और अपनी सीट पर बैठ जाएं। अन्या के दृढ़ शब्दों से राणा का चेहरा बिगड़ गया। उसने हाथ में पकड़ी चिकन की हड्डी को मैदान की ओर जोर से फेंक दिया। सफेद हड्डी हवा में एक चाप बनाती हुई बाउंड्री लाइन के अंदर जा गिरी। दर्शकों में चीखें निकल गईं और मैच कुछ देर के लिए रुक गया। चेतावनी? तू कौन होती है मुझे चेतावनी देने वाली? राणा ने अन्या के कंधे को बेरहमी से धक्का दिया। उसी पल अन्या की आंखों की चमक बदल गई। अब तक भावहीन दिखने वाली उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक उतर आई थी। उसने धक्के के संतुलन का उपयोग करते हुए एक कदम पीछे हटकर खुद को संभाला। उसकी यह हरकत किसी सधे हुए नृत्य का हिस्सा लग रही थी। लीडर, अर्जुन घबराकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन अनुभवी डिप्टी लीडर समीर खान ने उसकी बांह पकड़ ली। रुको, लीडर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। राणा ने एक घूंसा चलाया। हवा को चीरती हुई आवाज के साथ आया। वह घूंसा खतरनाक था, लेकिन अन्या की आंखों के लिए यह एक धीमी गति की फिल्म जैसा था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाकर घूंसे से बचते हुए राणा के करीब आ गई और फिर उसने उसकी कोहनी के जोड़ पर सटीक प्रहार किया। आह! एक चीख के साथ राणा की बांह मुड़ गई। अन्या रुकी नहीं। उसने उसकी कलाई पकड़कर पीछे की ओर मोड़ा और उसके घुटने के पीछे की नस पर वार किया। वह विशाल आदमी चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। यह सब पलक झपकते ही हो गया। यह क्या था? उसके साथ आए गुंडे घबराकर एक साथ आगे बढ़े, लेकिन वे प्रशिक्षित सैनिक नहीं बल्कि नशे में धुत उपद्रवी थे। अन्या ने उनका संतुलन बिगाड़ा, उनके जोड़ों को मोड़ा और कमजोर हिस्सों पर हमला करते हुए एक एक करके उन्हें जमीन पर ढेर कर दिया। उसकी हरकतों में कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं था, केवल प्रतिद्वंद्वी को अक्षम करने के लिए सबसे कुशल चालें थीं। कर्म से तर्क को सिद्ध करो, उसकी पुरानी रेजिमेंट का नारा उसके दिमाग में कौंध गया। 1 मिनट से भी कम समय में वे सभी बड़े बड़े आदमी जमीन पर कराह रहे थे। आसपास के दर्शक मुंह खोले इस अविश्वसनीय दृश्य को देख रहे थे। अन्या ने बिना हाफे अपने ईयरपीस पर रिपोर्ट किया, स्थिति नियंत्रण में है, पुलिस को सौंपने की तैयारी करो। कुछ ही देर बाद पुलिस ने काला चीता गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ले जाते समय भी राणा अपनी जलती हुई आंखों से अन्या को घूर रहा था। अन्या शर्मा, यह नाम मैं याद रखूंगा। आज की इस हरकत का बदला मैं जरूर लूंगा। अन्या ने उसकी धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके मन के एक कोने में एक अशुभ पूर्वाभास था। वर्दी उतारे 3 साल हो गए थे। उसे लगा था कि वह एक आम नागरिक के सामान्य जीवन में ढल गई है, लेकिन लड़ने की उसकी सहज प्रवृत्ति मरी नहीं थी और वह प्रवृत्ति उसे चेतावनी दे रही थी। आज की रात यहीं खत्म नहीं होगी। मैच फिर से शुरू हो गया और प्रशंसकों का शोर और भी बढ़ गया।
लेकिन अन्य का ध्यान खेल पर नहीं था। उसकी नजरें स्टेडियम के निकास द्वारों, गलियारों और दर्शकों की हरकतों का जायजा ले रही थीं, जैसे किसी दुश्मन के इलाके में अकेली छोड़ी गई एक सैनिक की तरह। उसकी सारी इंद्रियां खतरे का पता लगाने के लिए सतर्क थीं। लीडर, आप ठीक हैं? अर्जुन ने चिंतित चेहरे के साथ पूछा। उसकी आंखों में श्रद्धा का भाव था। कोई बात नहीं अर्जुन, अपने क्षेत्र में गश्त फिर से शुरू करो। ध्यान रहे कि दर्शक घबराए नहीं। जी लीडर, दृढ़ता से जवाब देकर लौटते हुए नए सदस्य की पीठ को देखकर अन्य के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। एक समय था जब वह सैकड़ों सैनिकों को कमांड करने वाली एक मेजर थी, भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस। वहां वह एक जीती जागती किंवदंती थी, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया। सियाचिन में एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के दौरान उपकरण में खराबी आ गई थी। उसने अपने एक जवान को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में स्थायी चोट आई और उसे सम्मान के साथ मेडिकल डिस्चार्ज लेना पड़ा। सितारों तक पहुंचने का उसका सपना उसी पल टूट गया था। उसके बाद उसने सेना में सीखी हर चीज को भुलाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसकी क्षमताओं को पहचानने वाले वज्र सिक्योरिटी के सीईओ के लगातार आग्रह पर वह अंततः इस बिना गोलियों की जंग में लौट आई। विचारों में खोई अन्य का ईयरपीस फिर से बजा। इस बार समीर खान की घबराई हुई आवाज थी। लीडर, सेंट्रल गेट पर एक संदिग्ध बम की रिपोर्ट है। अन्य की आंखें एक बार फिर ठंडी हो गईं। राणा का चेहरा उसके सामने आ गया। क्या यह सिर्फ एक बदला था या कुछ और? सभी टीमें सेंट्रल गेट की ओर बढ़ें। वह बिना किसी हिचकिचाहट के दर्शकों के बीच से दौड़ने लगी। हजारों लोगों की जय जयकार जैसे कहीं दूर चली गई थी। उसके कानों में केवल उसके दिल की धड़कन और ईयरपीस से आती बेचैन कर देने वाली आवाजें थीं। मुंबई की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। सेंट्रल गेट के सामने का चौक पूरी तरह से अराजक था। मैच खत्म होने के बाद बाहर निकलती भीड़ और बम की खबर सुनकर घबराए हुए लोग मिलकर एक विशाल भ्रम पैदा कर रहे थे। वज्र सिक्योरिटी के गार्ड और पुलिस एक घेरा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन घबराई हुई भीड़ के सामने वे बेबस थे। लीडर, इस तरफ। समीर खान भीड़ को चीरता हुआ अन्या को उस जगह ले गया जहां संदिग्ध वस्तु रखी थी। एक कूड़ेदान के बगल में एक काले रंग का स्पोर्ट्स बैग पड़ा था। यह सामान्य दिख रहा था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। पुलिस की बम निरोधक दस्ते BDS को बुला लिया है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उन्हें यहां पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट! इस विशाल भीड़ के बीच 20 मिनट एक अनंत काल की तरह थे। अगर वह बैग सच में बम हुआ तो एक ऐसी तबाही मचेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अन्य का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह तेजी से काम करने लगा। क्या यह काला चीता गैंग का काम हो सकता है? इतनी हिम्मत? अर्जुन ने पीले पड़ चुके चेहरे से पूछा। यह सिर्फ एक धमकी होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। अन्य ने चारों ओर देखा। डरे हुए लोगों के चेहरे, रोने की आवाजें, और कहीं से इस पूरी अराजकता को देख रहा अपराधी। उसे राणा की घृणा भरी आंखें याद आईं। यह उसका तरीका नहीं था। गैंगस्टरों की लड़ाई ज्यादा सीधी और बर्बर होती है। इस तरह से बड़े पैमाने पर डर पैदा करना किसी और तरह के लोगों का काम था। यह सिर्फ बदला नहीं है, अन्य ने निष्कर्ष निकाला। काला चीता गैंग या तो एक मोहरा है या किसी बड़ी योजना का हिस्सा। समीर, भीड़ को जितना हो सके स्टेडियम के अंदर वापस ले जाओ। बाहर से ज्यादा अंदर नियंत्रण करना आसान है। अनाउंसमेंट रूम में कहो कि शांति से घोषणा करें। बम शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। बस कहें कि सुरक्षा कारणों से निकास में देरी हो रही है। ठीक है अर्जुन, तुम मेरे साथ आओ। आसपास के सारे CCTV फुटेज निकालो। पिछले 1 घंटे में इस कूड़ेदान के आसपास की सारी रिकॉर्डिंग ढूंढो। जी लीडर। अन्य पुलिस की घेराबंदी को पार कर धीरे धीरे बैग की ओर बढ़ी। न कोई बुलेट प्रूफ जैकेट, न कोई बम निरोधक उपकरण, केवल उसकी तेज इंद्रियां और मौत के मुंह से अनगिनत बार लौटकर बनी हिम्मत थी। एक बम के मूल तत्व होते हैं डेटोनेटर, विस्फोटक और पावर स्रोत। उसे सेना के दिनों में मिली विस्फोटक निरोधक ट्रेनिंग याद आई। बेशक वह एक पेशेवर BDS अधिकारी नहीं थी, लेकिन दुश्मन के इलाके में तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों IEDs को निष्क्रिय करने की ट्रेनिंग उसे मिली थी। उसने बैग के सामने सावधानी से घुटने टेके। उसने अपनी सांस रोक ली ताकि कोई भी महीन आवाज सुन सके। न टिक टिक की आवाज,
न किसी मशीन के चलने की आवाज। हो सकता है यह टाइमर बम न हो, रिमोट या इंपैक्ट सेंसिटिव भी हो सकता है। अन्या ने सावधानी से बैग की जिप पर हाथ रखा। उसकी पीठ पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसके हाथ स्थिर थे। जिप खोलने पर उलझे हुए तारों, एक अज्ञात तरल से भरी फ्लास्क और एक छोटी एलसीडी स्क्रीन दिखाई दी। हे भगवान! पीछे से देख रहे अर्जुन के मुंह से आह निकल गई। यह साफ तौर पर एक बम था। एलसीडी स्क्रीन पर लाल अंक चमक रहे थे, 10-0। इसे 10 मिनट बाद फटने के लिए सेट किया गया था। लीडर, नहीं, आपको बीडीएस का इंतजार करना चाहिए, समीर ने वॉकी टॉकी पर चीख कर कहा। लेकिन अन्या ने उसकी बात नहीं सुनी। 10 मिनट में इतने लोगों को निकालना असंभव था, और यह बम उसे कुछ अजीब लग रहा था। यह बहुत अनाड़ी तरीके से बनाया गया है। तारों को जोड़ने का तरीका, विस्फोटक की जमावट, यह किसी विशेषज्ञ का काम नहीं है। लेकिन वह तरल, उसकी नजर फ्लास्क में भरे रंगहीन तरल पर टिक गई। अगर यह केवल विस्फोटक न होकर कोई रासायनिक पदार्थ हुआ, तो विस्फोट के साथ जहरीली गैस फैलने का सबसे बुरा मंजर सामने आ सकता था। अर्जुन, इस बम की तस्वीरें खींचो और तुरंत सेना के दिनों के एक रासायनिक हथियार विशेषज्ञ को भेजो। सुरक्षित चैनल का इस्तेमाल करना, लेकिन यह नियमों के खिलाफ है। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अभी लोगों की जान ज्यादा जरूरी है, जल्दी करो। अन्या के दृढ़ आदेश पर अर्जुन ने और कोई सवाल नहीं किया और अपना स्मार्टफोन निकाला। अन्या फिर से बम पर ध्यान केंद्रित करने लगी। टाइमर 8 मिनट 30 सेकंड दिखा रहा था। उसे उस सबसे महत्वपूर्ण तार को खोजना था जो पावर स्रोत बैटरी को डेटोनेटर से जोड़ रहा था। लाल और नीला तार, फिल्मों का एक घिसा पिटा ग्लिच। लेकिन वास्तव में कई आईईडीज में भ्रमित करने के लिए ऐसे जाल बिछाए जाते हैं। अपराधी चाहता था कि हम इसे खोजें, और वह इस अराजकता का मजा ले रहा है। उसी क्षण अन्या के दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर यह बम असली मकसद नहीं है तो? अगर इस अराजकता का फायदा उठाकर कोई और निशाना साधा जा रहा हो तो? समीर, वीआईपी पार्किंग की क्या स्थिति है? आज मैच देखने आए महत्वपूर्ण लोग क्या अभी भी वहीं हैं? अभी नहीं निकले हैं। हंगामे की वजह से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। ज्यादातर लोग अपनी कारों में इंतजार कर रहे हैं। धत्ते तेरे की! अन्या अपनी जगह से उछल पड़ी। सारे टुकड़े जुड़ रहे थे। काला चीता गैंग का हंगामा, यह अनाड़ी बम, यह सब ध्यान भटकाने के लिए था। असली निशाना कहीं और था। यह नकली है या बहुत कमजोर है। असली निशाना वीआईपी पार्किंग है। सभी यूनिट्स वीआईपी पार्किंग की ओर बढ़ो। अन्य पागलों की तरह दौड़ने लगी। उसकी चीख पर दूसरे गार्ड भी घबराए, लेकिन तुरंत हरकत में आ गए। पीछे छूटे बम का टाइमर 7 मिनट की ओर बढ़ रहा था। उसकी बात पर यकीन करते हुए भी सबके पसीने छूट रहे थे। अगर उसका अनुमान गलत हुआ तो कुछ ही पलों में यह जगह नरक बन जाएगी। जब अन्या वीआईपी पार्किंग में पहुंची तो उसका सबसे बुरा डर सच हो गया था। बाहर निकलने का रास्ता एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी ने रोक रखा था, और उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर काले कपड़ों में कुछ लोग एक गाड़ी को घेर रहे थे। निशाना था रक्षा उद्योग के दिग्गज विक्रम ओबेरॉय की बुलेट प्रूफ सेडान। सब रुक जाओ! अन्या चिल्लाते हुए आगे बढ़ी तो एक आदमी ने अपनी बंदूक उस पर तान दी। एक साइलेंसर लगी पिस्तौल। फोट! एक तीखी आवाज के साथ अन्या के बगल में लगा एक बैरियर टूट गया। मुंबई के बीचों बीच हजारों लोगों से भरे स्टेडियम में गोलीबारी। यह अब सुरक्षा का मामला नहीं था, यह एक स्पष्ट आतंकवादी हमला था। लगता है फौजी कीड़े ने अभी तक सबक नहीं सीखा, उनमें से एक ने हंसते हुए कहा। एक जानी पहचानी आवाज। अन्या ने उसका चेहरा देखा और उसकी सांस रुक गई। कुछ साल पहले सैन्य रहस्य लीक करने के आरोप में उसी के हाथों गिरफ्तार हुआ पूर्व रॉ एजेंट कबीर राठौर। तुम जेल से बाहर कैसे? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज उस कर्ज को चुकाने का दिन है। कबीर की आंखें एक सांप की तरह चमक रही थीं। उसके पीछे उसके आदमी ओबेरॉय की कार का दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे थे। यह सिर्फ एक अपहरण या आतंकी हमला नहीं था, यह खुद अन्या शर्मा से एक बदला भी था। वह एक बार फिर एक ऐसी जंग के बीच में खड़ी थी जिससे वह बच नहीं सकती थी। कबीर, तुम यहां कैसे? अन्या की आवाज गहरी हो गई। अतीत का दुःस्वप्न उसकी आंखों के सामने जिंदा हो गया था। कबीर कभी रॉ के सर्वश्रेष्ठ एजेंटों में से एक था, लेकिन पैसे के लालच में उसने सैन्य रहस्य विदेशी ताकतों को बेचने की कोशिश की।
और खुफिया जानकारी मिलने पर अन्य की टीम ने उसे पकड़ लिया था। उस ऑपरेशन का नेतृत्व खुद अन्य ने किया था और कबीर को भी उसी ने हराया था। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई मेजर साहिबा। अरे, अब तो बस एक सिक्योरिटी टीम लीडर हो। हालत तो काफी खराब लग रही है। कबीर ने साइलेंसर लगी बंदूक से इशारा करते हुए ताना मारा। उसके पीछे उसके आदमी विशेष उपकरणों से बुलेट प्रूफ शीशे को तोड़ने लगे थे। शीशे टूटने की तीखी आवाज पार्किंग में गूंज रही थी। तुम्हारा निशाना ओबेरॉय है या मैं? दोनों। विक्रम ओबेरॉय के पास वह चीज है जो हमें चाहिए और तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। स्थिति बहुत खराब थी। दुश्मन हथियारों से लैस थे और यहां अर्जुन और समीर सहित कुछ निहत्थे गार्ड थे। पुलिस की स्पेशल फोर्स को यहां पहुंचने में अभी भी समय लगेगा। लीडर, अब क्या करें? अर्जुन ने झुककर अन्य के पास आते हुए पूछा। उसके हाथ में केवल एक डंडा था। क्या हमारे पास कोई कवर है? अन्य ने तेजी से चारों ओर देखा। पार्किंग गाड़ियों से भरी थी। वे एक बेहतरीन ऐड बन सकती थी। मैं और समीर उनका ध्यान भटकाते हैं। आप कोई रास्ता निकालिए लीडर। अर्जुन की आवाज में डर था, लेकिन उससे ज्यादा दृढ़ संकल्प था। उस नए लड़के की आंखों में अन्या ने अपने पुराने जवानों को देखा। वे चेहरे जिन्हें उसने अपनी जान पर खेलकर बचाया था और अंत में नहीं बचा पाई थी। नहीं, मैं ध्यान भटकाऊंगी। तुम दोनों ओबेरॉय की गाड़ी के दूसरी तरफ जाकर उनका भागने का रास्ता रोको। उनसे लड़ना मत, बस समय हासिल करो। लेकिन लीडर, यह एक आदेश है। सेना के दिनों का उसका कठोर लहजा अनजाने में निकल आया। अर्जुन ने होंठ भींच लिए और सिर झुका लिया। आदेश का पालन होगा। अन्या ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा था। उसने एक खंभे के पीछे छिपकर कबीर से अपनी दूरी का अंदाजा लगाया। लगभग 20 मीटर, पिस्तौल की प्रभावी रेंज में, लेकिन यह वह दूरी भी थी जिसे वह पार कर सकती थी। कबीर, तुम्हारा दुश्मन मैं हूं। अन्या चिल्लाते हुए खंभे के पीछे से निकली और बगल में खड़ी एक सेडान के ऊपर कूद गई। इस अप्रत्याशित हरकत से कबीर के आदमी चौंक गए और उन्होंने अपनी बंदूकें घुमाईं। फूट फूट गोलियां कार की छत को चीर गईं। अन्या ने लुढ़ककर दूसरी तरफ उतरते हुए तुरंत बगल वाली गाड़ी पर छलांग लगा दी। उसकी हरकतें एक पार्कौर एथलीट की तरह तेज और फुर्तीली थीं। जब दुश्मनों का सारा ध्यान उस पर था, अर्जुन और समीर चुपचाप अंधेरे में गायब हो गए। लोमड़ी कहीं की, कबीर ने गाली देते हुए खुद अन्या पर निशाना साधा। अन्य गाड़ियों के बीच जिग जैग दौड़ते हुए गोलियों से बच रही थी। शीशे टूट रहे थे, टायर फट रहे थे। यह उसके लिए एक जाना पहचाना संगीत था। खून और बारूद की गंध वाला युद्ध का संगीत। बस 5 मीटर और। उसका लक्ष्य कबीर से दूरी कम करना था। बंदूक वाले दुश्मन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इतनी करीब चले जाओ कि बंदूक बेकार हो जाए। आखिरकार आखिरी गाड़ी से छलांग लगाकर जमीन पर लुढ़कते हुए अन्या कबीर के ठीक सामने पहुंच गई। कबीर आश्चर्य से एक पल के लिए जम गया। अन्या ने उस छोटे से पल को नहीं गंवाया। उसने जमीन पर रेंगते हुए उसके पैर में टांग अड़ाकर उसे गिरा दिया। वो संतुलन खोकर कबीर पीछे गिरा और उसकी बंदूक छूट गई। अन्या तुरंत उसके ऊपर चढ़ गई और अपनी कोहनी से उसके सीने पर वार किया। लेकिन कबीर भी कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने दर्द में भी अन्या के बाल पकड़ लिए और दोनों पार्किंग के फर्श पर लुढ़कते हुए लड़ने लगे। अन्या ने उसके जोड़ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने जानवरों जैसी ताकत से खुद को छुड़ा लिया। उसके घूंसे ने अन्या के चेहरे को छुआ। उसके मुंह में खून का स्वाद आया। तो तुम अभी भी जिंदा हो, मेरे अंदर का जानवर, कबीर हाँफते हुए बोला। उसकी आंखों में नफरत के साथ एक अजीब सी खुशी थी। वह अन्या के साथ इस लड़ाई का मजा ले रहा था। इस बीच उसके आदमी बुलेट प्रूफ गाड़ी का दरवाजा लगभग खोल चुके थे। उसी पल पार्किंग के दूसरी तरफ से आग बुझाने वाले यंत्र का पाउडर फटा, जिससे सब कुछ धुंधला हो गया। यह अर्जुन और समीर की योजना थी। खांस, यह क्या है? जब वे लोग घबराए तो समीर ने एक के सिर पर आग बुझाने वाले यंत्र से वार करके उसे गिरा दिया। अर्जुन ने भी अपने डंडे से दूसरे का मुकाबला किया। हालांकि वे प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों के सामने कमजोर थे, लेकिन समय हासिल करने के लिए यह काफी था। ये कीड़े मकोड़े। जैसे ही कबीर का ध्यान अपने आदमियों पर गया, अन्या ने उसकी कलाई पकड़कर फर्श पर पटक दी। हड्डी टूटने की एक धीमी आवाज आई। आ! कबीर की भयानक चीख निकली। अन्या ने दर्द से तड़पते हुए उसकी ठुड्डी पर लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने फर्श पर पड़ी उसकी पिस्तौल उठा ली। ठंडा,
भारी एहसास उसके हाथों के लिए जाना पहचाना था। हिलो मत, हिले तो गोली मार दूंगी। अन्या ने ओबेरॉय की गाड़ी को धमका रहे बाकी लोगों पर बंदूक तान दी। उसकी आंखें खून देख चुके एक शिकारी की तरह थीं। वे लोग अपने गिरे हुए लीडर और अन्या के हाथ में बंदूक को देखकर हिचकिचा रहे थे। तभी पार्किंग के प्रवेश द्वार से सायरन की तेज आवाजें आने लगी। मुंबई पुलिस की फोर्स 1 यूनिट पहुंच गई थी। धत, पीछे हटो, एक आदमी ने चिल्लाते हुए एक स्मोक ग्रेनेड फेंका। गाढ़ा धुआं पार्किंग में भर गया और वे धुएं में गायब हो गए। अन्य घायल गार्ड्स की देखभाल करने के कारण उनका पीछा नहीं कर सकी। जब धुआं छांटा तो पार्किंग में केवल अन्य, उसकी टीम, बेहोश कबीर और उसका एक आदमी बचा था। विक्रम ओबेरॉय कार में सुरक्षित थे। लीडर, आप ठीक हैं? अर्जुन लंगड़ाता हुआ पास आया। उसकी बांह पर एक गहरा घाव था। समीर के कंधे पर भी चोट लगी थी। मैं ठीक हूं, तुम लोग अपनी चोट देखो। अन्य अपनी बात पूरी नहीं कर सकी और अचानक घुटनों पर गिर पड़ी। उसकी पसली में तेज दर्द हो रहा था। शायद लड़ाई के दौरान किसी नुकीली चीज से चोट लग गई थी। उसके काले सूट से धीरे धीरे खून रिस रहा था। लीडर, अर्जुन की चीख के साथ अन्या की चेतना धुंधलाने लगी। सेंट्रल गेट पर रखे बम का टाइमर जैसे ही शून्य हुआ, एक छोटी सी पॉप की आवाज के साथ रंगीन कागज के टुकड़े बाहर निकले। यह शुरू से ही लोगों को धोखा देने के लिए एक नकली बम था। सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन अन्या के लिए यह एक नई शुरुआत थी। अतीत का साया उसे छोड़ने वाला नहीं था और एक बड़ा अंधेरा उसका इंतजार कर रहा था। बेहोश होने से ठीक पहले उसे अपनी यूनिट का नारा याद आया, जिसे वह अपने साथियों के साथ चिल्लाती थी, बलिदान परम धर्म। और उसकी सबसे प्रिय यूनिट का नारा, कर्म से तर्क को सिद्ध करो। उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अस्पताल की हल्की गंध के साथ अन्या शर्मा की चेतना वापस आई। आंखें खोलने पर उसे सबसे पहले अस्पताल के कमरे की सफेद छत दिखाई दी। उसकी पसली में दर्द हो रहा था, लेकिन सेना के दिनों में लगी चोटों के सामने यह एक खरोंच जैसा था। लीडर, आपको होश आ गया? बिस्तर के पास बैठे अर्जुन ने उठते हुए कहा। उसकी बांह पर पट्टी बंधी थी और चेहरे पर चिंता थी। दूसरी तरफ समीर खान ने राहत की सांस ली। यह मुंबई का जसलोक अस्पताल होगा। अन्या ने स्थिति को समझते हुए उठने की कोशिश की। हिलिए मत, डॉक्टर ने आपको पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा है। समीर ने उसे रोका। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में उस रात की घबराहट साफ दिख रही थी। रिपोर्ट 2, कबीर और विक्रम ओबेरॉय का क्या हुआ? कबीर और उसके एक आदमी को निया राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है। मिस्टर ओबेरॉय सुरक्षित घर पहुंच गए हैं और उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया है। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा। सेंट्रल गेट का बम, जैसा आपने कहा था, नकली था। उसमें सिर्फ रंगीन कागज थे। आपका अनुमान सही था लीडर। उसकी आवाज में सम्मान था, लेकिन अन्या का चेहरा गंभीर था। भागे हुए लोग, उनकी पहचान, उनका मकसद, सब कुछ एक पहेली थी। यह अंत नहीं था। नुकसान क्या हुआ? मैं और अर्जुन मामूली रूप से घायल हैं। सबसे ज्यादा चोट आपको लगी है लीडर। समीर के कहने पर अन्या ने होंठ भींच लिए। एक बार फिर उसकी वजह से उसके लोग घायल हुए थे। 3 साल पहले सियाचिन में हुए हादसे की यादें ताजा हो गईं। अपने बजाय रस्सी पकड़े हुए जवान की चीख, रीढ़ की हड्डी में उतरता भयानक दर्द। उस हादसे के बाद उसने कसम खाई थी कि वह अपनी वजह से किसी को चोट नहीं पहुंचने देगी। मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की जरूरत नहीं है लीडर। हम एक टीम हैं और आपने बस हमारा नेतृत्व किया, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में अन्या के लिए अटूट विश्वास था। उस विश्वास ने अन्या के कंधों पर और भी बोझ डाल दिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और काले सूट पहने कुछ लोग अंदर आए। उनमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अन्या के लिए एक जाना पहचाना चेहरा था। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मेजर अन्या शर्मा, या अब मुझे टीम लीडर शर्मा कहना चाहिए। यह निया के काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक आलोक वर्मा थे। सेना के दिनों में संयुक्त अभ्यास के दौरान उनकी कुछ बार मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपनी पैनी नजरों से अन्या को देखा। डायरेक्टर वर्मा, आप यहां कैसे? यह वानखेड़े का मामला कोई मामूली बात नहीं है। गिरफ्तार किया गया कबीर कुछ भी नहीं बोल रहा है और भागे हुए भाड़े के सैनिक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए हैं, जैसे कि वे भूत हों। आलोक वर्मा ने समीर और अर्जुन को बाहर जाने का इशारा किया। उनके जाने के बाद वर्मा ने एक कुर्सी खींची और अन्या के बिस्तर के पास बैठ गए।
कबीर ने किसी वस्तु के बारे में बात की थी, विक्रम ओबेरॉय के पास जो थी। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वह क्या हो सकती है? मुझे भी यही बात हैरान कर रही है। यह सिर्फ फिरौती या व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए किया गया अपहरण नहीं था। उनकी हरकतें बेहद पेशेवर थीं और उनका एकमात्र लक्ष्य मिस्टर ओबेरॉय थे। वर्मा ने एक गहरी सांस ली और अपने ब्रीफकेस से एक टैबलेट निकाला। स्क्रीन पर एक जटिल डिजाइन दिख रहा था। यह ओबेरॉय की कंपनी के डिफेंस द्वारा हाल ही में विकसित एक गुप्त परियोजना है, ब्रह्मास्त्र, एक पोर्टेबल एम्पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेटर। अन्या की आंखें फैल गईं। एम, एक ऐसा हथियार जो सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बेकार कर देता है, आधुनिक युद्ध का एक प्रमुख हिस्सा था। इसे पोर्टेबल बनाना एक ऐसी तकनीक थी जो युद्ध का पूरा परिदृश्य बदल सकती थी। यह 1 किलोमीटर के दायरे में सभी संचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक साथ जाम कर सकता है, सैन्य उपकरणों से लेकर वित्तीय, परिवहन और बिजली प्रणालियों तक। अगर यह आतंकवादियों के हाथ लग गया तो मुंबई में 26/11 जैसा एक और हमला हो सकता है। क्या ओबेरॉय इसे खुद ले जा रहे थे? एक प्रदर्शन के लिए इसे गुप्त रूप से ले जाया जा रहा था। प्रोटोटाइप केवल एक। कबीर और उसके पीछे की ताकतों को इसकी सटीक जानकारी थी। यह सिर्फ आतंकवाद नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा को हिला देने वाली एक जंग है। वर्मा की बातों से कमरे की हवा भारी हो गई। अन्या को अपनी चोट मामूली लगने लगी। स्टेडियम में एक छोटी सी झड़प से शुरू हुआ। यह मामला अब भारत के भाग्य को प्रभावित कर सकने वाली एक विशाल धमकी बन गया था। भागे हुए भाड़े के सैनिकों की पहचान हुई। सीसीटीवी फुटेज और उनके लड़ने के तरीके के विश्लेषण के आधार पर यह किमेरा नामक एक बहुराष्ट्रीय भाड़े के समूह का काम हो सकता है। उन्हें शैडो यूनिट भी कहा जाता है। वे पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन वे विशेष रूप से दुनिया भर से सैन्य तकनीक चुराने में माहिर हैं। उनके पीछे कौन है यह कोई नहीं जानता। किमेरा। अन्या ने मन ही मन यह नाम दोहराया। उसने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने उनकी क्षमताओं को खुद महसूस किया था। टीम लीडर शर्मा। अब यह मामला पूरी तरह से निया संभालेगी। वज्र सिक्योरिटी को आधिकारिक तौर पर जांच से बाहर रखा जाएगा। यह एक निजी कंपनी के बस की बात नहीं है। वर्मा के शब्द एक आदेश थे। यह अपेक्षित था, लेकिन अन्या के दिल में एक आग सी जल उठी। मैंने उनका सामना किया है। मैं उनकी हरकतों, उनकी बातों, उनकी छोटी छोटी आदतों को जानती हूं। मैं आपकी मदद कर सकती हूं। तुम्हारी भावना की कद्र करता हूं, लेकिन यह सेना नहीं है और तुम अब एक सैनिक भी नहीं हो। चुपचाप अस्पताल में रहो और अपना इलाज कराओ। यह देश के लिए मेरा आदेश है। वर्मा ने रूखेपन से बात खत्म की और उठ खड़े हुए। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले उन्होंने मुड़कर कहा, और 3 साल पहले हुए हादसे के लिए मुझे खेद है। तुम जैसे प्रतिभा को खोना सेना का एक बड़ा नुकसान था, इसलिए अब और बेवकूफी करके अपनी बची हुई जिंदगी बर्बाद मत करो। दरवाजा बंद हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। अन्या ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसकी कमीज गीली हो गई। बेवकूफी, बर्बादी, वर्मा के आखिरी शब्दों ने उसके सबसे गहरे घाव को कुरेद दिया था। वह एक सैनिक नहीं थी, लेकिन उसने सैनिक की भावना को नहीं छोड़ा था। देश और उसके लोगों की रक्षा करने की उसकी कसम वर्दी उतारने से खत्म नहीं होती थी। कर्म से तर्क को सिद्ध करो। हाँ, यहां लेटे रहना उसका तरीका नहीं था। अगर निया अपने विशाल नेटवर्क से जांच करेगी तो वह एक तेज चाकू की तरह दुश्मन के दिल में उतरेगी। उसे अदृश्य दुश्मन किमेरा और उसके पीछे की ताकतों को अपने हाथों से खोजना होगा। यह सिर्फ ओबेरॉय को बचाने का मिशन नहीं था। यह 3 साल पहले खोए हुए अपने सम्मान, अपने घायल साथियों और अपने देश के लिए एक लड़ाई थी। अन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बांह से ड्रिप की सुई निकाल दी। पसली का दर्द उसके संकल्प को और भी मजबूत कर रहा था। वह अस्पताल से बाहर निकलकर अंधेरी मुंबई की सड़कों पर चली गई। अब से यह किसी के आदेश के बिना आनाप करता जा रहे हैं। केवल उसकी अपनी जंग होगी। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन अन्या का दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ था। अस्पताल से निकलकर वह सबसे पहले घटना स्थल वानखेड़े स्टेडियम की वीआईपी पार्किंग में गई। पुलिस की घेराबंदी अभी भी थी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर अंदर घुसना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। पार्किंग में उस रात के भयावह निशान अभी भी मौजूद थे। टूटे हुए कांच के टुकड़े, टायरों के निशान और खून के हल्के धब्बे।
अन्या ने अपनी स्पेशल फोर्सेस की इंद्रियों का उपयोग करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने पहले ही सब कुछ छान लिया होगा, लेकिन उसे यकीन था कि उन्होंने कुछ ऐसा जरूर छोड़ा होगा जो उसकी नजर में आ सकता है। एक सैनिक का दृष्टिकोण और एक पुलिस वाले का दृष्टिकोण मौलिक रूप से अलग होता है। पुलिस सबूत खोजती है, डीबीटी ऐसी कोड्स अभी परसान दबान, जबकि एक सैनिक सामरिक सुराग खोजता है। वह उस जगह पर झुकी जहां उसने कबीर से लड़ाई की थी। फर्श पर सूखे खून के धब्बे उसी के थे। उसने चारों ओर देखा और एक खंभे के वेंटिलेशन ग्रिल में फंसा एक छोटा सा धातु का टुकड़ा देखा। यह इतना छोटा था कि आसानी से नजर नहीं आता था। उसने सावधानी से उसे निकाला और अपनी हथेली पर रखा। यह एक गोली का खोखा कैसिंग था, लेकिन यह सामान्य पिस्तौल या राइफल के खोखे जैसा नहीं था। यह बहुत छोटा था और इसका पदार्थ पीतल के बजाय टाइटेनियम मिश्र धातु जैसा लग रहा था, और खोखे के बजाय से करे में यह आज कान पूरा सुना तखर कान पारा कहा था। तल पर गरुड़ के पंजे जैसा एक छोटा सा प्रतीक बना हुआ था। पुलिस ने शायद इसे धातु का एक टुकड़ा समझकर नजरअंदाजा कर दिया होगा, लेकिन अन्या को पता था यह किमेरा का निशान था। उसने खोखे को अपनी जेब में रखा और दूसरे सुरागों की तलाश करने लगी। उनके भागने का रास्ता बहुत साफ था। उन्होंने स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और पार्किंग की बाहरी दीवार की ओर गायब हो गए। दीवार 5 मीटर से ज्यादा ऊंची थी, लेकिन उनके लिए यह कोई बाधा नहीं रही होगी। उसने दीवार पर टॉर्च की रोशनी डाली। दीवार पर खरोंच के हल्के निशान थे और उन निशानों के बीच उसे एक बहुत ही महीन सफेद पाउडर मिला। उसने उंगली से थोड़ा सा उठाकर उसे सूंघा। मैग्नीशियम कार्बोनेट, रॉक क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला चौक पाउडर, लेकिन यह सामान्य चौक से अलग था। यह घर्षण को अधिकतम करने के लिए विशेष सामग्री के साथ बनाया गया सैन्य ग्रेड चौक था। यह भी किमेरा का एक और निशान था, एक चौक पाउडर ऑल बी4 ने। उसी क्षण अन्या के दिमाग में एक पुरानी याद कौंधी। 5 साल पहले उत्तराखंड के पहाड़ों में 707 स्पेशल फोर्सेस और अमेरिकी ग्रीन बेरेट्स का एक संयुक्त अभ्यास चल रहा था। उस समय कैप्टन अन्या अपनी टीम का नेतृत्व कर रही थी। जब सब थक हार चुके थे तो अमेरिकी प्रशिक्षक एलेक्स बिना किसी सुरक्षा उपकरण के चट्टान पर चढ़ गया था। उसने विशेष रूप से बने चौक का इस्तेमाल किया था। बाद में अन्या ने उससे बात की थी। एलेक्स ने उसे एक थैली दिखाई थी जिस पर ठीक वैसा ही गरुड़ के पंजे का प्रतीक था जैसा उसे खोखे पर मिला था। यह अनौपचारिक आपूर्ति है, एलेक्स ने कहा था। दुनिया को कभी कभी ऐसे साइयों की जरूरत होती है जो गंदे काम कर सकें। अब वानखेड़े पार्किंग का वह सफेद पाउडर और एलेक्स की बातें जुड़ रही थीं। किमेरा, वह गरुड़ का पंजा उनका प्रतीक था, और एलेक्स, क्या वह भी इसमें शामिल था? अगर ऐसा है तो दुश्मन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अन्या ने पार्किंग छोड़ दी। अब उसे पता था कि उसे कहां जाना है। उसके पास 2 सुराग थे, विशेष टाइटेनियम खोखा और सैन्य ग्रेड चौक। उसने तुरंत अपने एक पुराने साथी को फोन किया जो अब रक्षा सौदों का एक ब्रोकर था और अंडरवर्ल्ड की जानकारी रखता था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गरुड़ के पंजे के प्रतीक वाले टाइटेनियम खोखे और विशेष सैन्य ग्रेड चौक, मुझे इनका स्रोत पता करना है, जितनी जल्दी हो सके। यह अब निया या पुलिस का मामला नहीं था। साये को पकड़ने के लिए उसे खुद साये में उतरना था। मिल गया कैप्टन। एक दिन से भी कम समय में उसके साथी का फोन आया। उस प्रतीक को अकेला कहा जाता है। यह एक इतालवी कस्टम ब्रांड है जो केवल शीर्ष भाड़े के समूहों को विशेष उपकरण बेचता है, और हाल ही में किमेरा नामक एक समूह इन उत्पादों का उपयोग कर रहा है। उनका एक संदिग्ध ठिकाना है ठाणे के पास, एक पुराना औद्योगिक क्षेत्र। ठाणे, मुंबई के ठीक बाहर। शुक्रिया, यह एहसान मैं बाद में चुका दूंगी। अन्या ने फोन काट दिया और तुरंत समीर और अर्जुन को बुलाया। अकेले जाना बहुत खतरनाक था। लीडर, क्या आप होश में हैं? हम अकेले वहां छापा मारेंगे? हमें निया को बताना चाहिए, अर्जुन ने घबरा कर कहा। वर्मा हम पर भरोसा नहीं करते। उन्हें बताने से केवल समय बर्बाद होगा। यह एक खुफिया जंग है। हमें पहले कदम उठाना होगा। हम लड़ने नहीं, बस पुष्टि करने जा रहे हैं। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उस रात वे तीनों ठाणे के उस सुनसान औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे जिस फैक्ट्री के बारे में बताया गया था। उसकी 4 दीवारी पर आधुनिक मोशन सेंसर लगे थे। मैं सेंसर को निष्क्रिय कर दूंगा, अर्जुन ने कहा।
जो सेना में एक संचार विशेषज्ञ था। कुछ ही देर में वे दीवार फांद कर अंदर घुस गए। मुख्य इमारत की एक खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। अन्या ने अकेले खिड़की से अंदर झांका। अंदर एक अत्याधुनिक ऑपरेशन रूम था। बड़े मॉनिटर पर मुंबई के नक्शे और डेटा दिख रहे थे और लगभग 10 हथियारबंद लोग काम कर रहे थे और उनके बीच में खड़ा होकर निर्देश दे रहा था एलेक्स। ब्रह्मास्त्र को हासिल करने में हम असफल रहे, लेकिन अब प्लान बी पर काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है डॉ हितेश वर्मा, वह वैज्ञानिक जिसके पास मूल तकनीक है। क्या उसकी लोकेशन पता चली? एलेक्स की आवाज बाहर तक आ रही थी। हाँ बॉस, वह इस समय देहरादून के पास डीआरडीओ की एक सुविधा में सुरक्षित रखा गया है। ब्रह्मास्त्र का निर्माता वे तकनीक नहीं बल्कि तकनीक बनाने वाले दिमाग को निशाना बना रहे थे। निया उसकी सुरक्षा कर रही होगी, लेकिन हमारे लिए यह कोई बाधा नहीं है। और वह अन्या शर्मा, वह शायद अस्पताल में पड़ी होगी, एलेक्स ने हंसते हुए कहा। उसी क्षण अन्या की पीठ पर एक ठंडी धातु की चीज महसूस हुई। हिलो मत। 2 किमेरा के सैनिकों ने उन पर बंदूकें तान रखी थीं। यह एक जाल था। वे जानते थे कि वे आने वाले हैं। ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और एलेक्स बाहर आया। वह अन्या को देखकर मुस्कुराया। अन्या शर्मा, मुझे पता था कि तुम आओगी। 5 साल पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गई हो। वे पूरी तरह से घिर चुके थे। क्या चाहते हो एलेक्स? अन्या ने शांति से पूछा। मैं पहले तुम्हारे इस अटूट सैनिक वाले जज्बे को तोड़ना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। मुझे निया के आंतरिक नेटवर्क का एक्सेस कोड दो, जिससे डॉ वर्मा की लोकेशन ट्रैक की जा सके। तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं एक एक करके इन्हें तुम्हारे सामने गोली मार दूंगा। चुनो। पूर्व हीरोइन। यह एक भयानक स्थिति थी। उसके साथियों की जान उसके फैसले पर टिकी थी। चुनो पूर्व हीरोइन। एलेक्स की आवाज एक सांप की तरह फुसफुसा रही थी। 10, 9। अन्या ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए। ठीक है, मैं तुम्हें कोड दूंगी। अर्जुन और समीर की आंखों में निराशा छा गई। लेकिन कोड एनक्रिप्टेड है। इसे मेरे बायोमेट्रिक के बिना नहीं खोला जा सकता। मुझे खुद टर्मिनल पर इसे डालना होगा। अन्या ने सीधे एलेक्स की आंखों में देखते हुए कहा। एलेक्स ने उसे शक से देखा, लेकिन फिर मान गया। उसे मुख्य कंप्यूटर के सामने ले जाया गया। उसने कीबोर्ड पर हाथ रखे, लेकिन वह निया का कोड नहीं बल्कि सेना के दिनों में बनाया गया एक बैकडोर वायरस का एक्टिवेशन कोड डाल रही थी। उसने अपनी कलाई घड़ी पर लगे एक बटन को भी 3 बार दबाया। वज्र सिक्योरिटी का एक आपातकालीन संकेत। तुम कुछ ज्यादा ही समय ले रही हो। एलेक्स ने जैसे ही चेतावनी दी, अन्या ने एंटर दबा दिया। उसी पल पूरी फैक्ट्री की बत्तियां बुझ गईं और एक तेज अलार्म बजने लगा। यह क्या है? उस अराजकता के बीच अन्या ने कंप्यूटर को एलेक्स के चेहरे पर दे मारा। अब समीर और अर्जुन ने भी अपने ऊपर तान रखी बंदूकों वाले सैनिकों पर हमला कर दिया। अंधेरे में गोलियां चलने लगीं। वे तीनों दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से बंद था। तभी बाहर से सायरन की आवाजें आने लगीं। कई गाड़ियां फैक्ट्री की ओर आ रही थीं। फैक्ट्री का गेट एक बड़े ट्रक से टूट गया और निया के कमांडो अंदर घुस आए। अन्या, इस तरफ। डायरेक्टर वर्मा ने एक गाड़ी के पीछे से चिल्लाया। आप यहां कैसे? अन्या ने हांफते हुए पूछा। तुम्हारा वह ब्रोकर दोस्त हमारा भी मुखबिर है। जब तुमने उससे संपर्क किया, तभी से हम तुम पर नजर रख रहे थे। मैंने तुम पर एक दांव लगाने का फैसला किया। एलेक्स भाग चुका था। वह फैक्ट्री के नीचे एक गुप्त सुरंग से निकल गया था। अच्छा लड़े तुम दोनों, अन्या ने अपने साथियों से कहा। स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन कोई भी जीता नहीं था। एलेक्स भाग गया था और उनका अगला निशाना डॉ हितेश वर्मा थे। अब युद्ध का मैदान मुंबई से देहरादून के पास डीआरडीओ की उस सुविधा में स्थानांतरित हो गया था। वर्मा ने अन्या से कहा, टीम लीडर शर्मा, तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारी क्षमताओं को स्वीकार करता हूं। इस देहरादून ऑपरेशन में मैं तुम्हारी अनौपचारिक सलाह चाहता हूं। नहीं, यह एक आदेश है। यह अब एक निजी सुरक्षा कंपनी का काम नहीं था। यह देश के भाग्य के लिए एक जंग थी। अन्या ने अपनी आंखें बंद कीं और 3 साल पहले वर्दी उतारने वाले दिन को याद किया। उसने कसम खाई थी कि वह इस रास्ते पर वापस नहीं लौटेगी, लेकिन उसका दिल एक बार फिर अपने देश के लिए धड़क रहा था। ठीक है, आदेश का पालन होगा। उसने एक बार फिर भारत की सबसे तेज तलवार बनने का फैसला कर लिया था। देहरादून के पास पहाड़ों के बीच स्थित
डाडाडू की वह सुविधा एक आधुनिक किले की तरह थी। डॉ हितेश वर्मा को यहीं रखा गया था। एलेक्स और किमेरा के खतरे के बाद सुरक्षा उच्चतम स्तर पर थी। सीसीटीवी में बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट हैं, खासकर पश्चिम की चट्टान की तरफ। यह किला नहीं बल्कि दुश्मन के लिए रेड कारपेट है। अन्या ने सुरक्षा योजनाओं को देखते हुए वर्मा से कहा। उसने पिछले 2 दिनों में बिना सोए पूरी रक्षा प्रणाली का विश्लेषण किया था। एलेक्स जैसा आदमी सामने के दरवाजे से नहीं आएगा, वह सबसे अप्रत्याशित जगह से हमला करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? वर्मा ने पूछा। चट्टान पर मोशन सेंसर और क्लेमोर माइन लगाओ। 2 स्नाइपर टीमों को 24 घंटे तैनात करो। डॉ वर्मा को सबसे गहरे बेसमेंट 3 में शिफ्ट करो और केवल 2 रास्ते खुले रखो, वे हमारे किल जोन होंगे। अन्या की ब्रीफिंग स्पष्ट और सटीक थी। वह फिर से एक फील्ड कमांडर मेजर अन्या शर्मा बन गई थी। समीर और अर्जुन भी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। तैयारी के बीच एक रात अन्या अकेले छत पर खड़ी थी। 3 साल पहले का हादसा उसे फिर से याद आने लगा। उस दिन भी सब कुछ सही था जब तक कि एक जवान की रस्सी का उपकरण नहीं टूट गया। उसने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी थी, लेकिन जवान फिर कभी चल नहीं पाया और अन्या की रीढ़ की हड्डी टूट गई। वह अपराध बोध आज भी उसके साथ था। सोई नहीं, वर्मा ने पास आकर कहा। एलेक्स तुम्हारी कमजोरी को जानता है। वह तुम्हारे अपराध बोध का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। भावनाओं में मत बहो। तभी पूरे परिसर में अलार्म बज उठा। पश्चिम की चट्टान पर लगे सेंसर ने घुसपैठियों का पता लगा लिया था। वे आ गए, वर्मा ने कहा। अन्या ने नाइट विजन दूरबीन से देखा। दर्जनों काली आकृतियां मकड़ियों की तरह चट्टान पर चढ़ रही थीं। एलेक्स और किमेरा का हमला शुरू हो गया था। सभी अपनी पोजीशन पर। दुश्मन घुस आए हैं। अन्या की आवाज वॉकी टॉकी पर गूंजी। किले के अंदर एक लंबी रात शुरू हो रही थी। परिसर एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। एलेक्स की टीम 3 रास्तों से अंदर घुस रही थी। निया के जवान उनका मुकाबला कर रहे थे, लेकिन किमेरा के भाड़े के सैनिक कहीं ज्यादा अनुभवी थे। टीम ए, सेंट्रल कंट्रोल रूम में वापस जाकर डिफेंस लाइन बनाओ। टीम सी, मेरे पीछे आओ, हम बेसमेंट 3 की लिफ्ट को सुरक्षित करेंगे। अन्या गोलियों की बौछार के बीच आदेश दे रही थी। उसके हाथ में एक असॉल्ट राइफल थी। 3 साल बाद यह एहसास जाना पहचाना था। लीडर, उनकी मुख्य टीम बेसमेंट 2 के सर्वर रूम की ओर बढ़ रही है। अर्जुन की आवाज आई। यह एक जाल है। अन्या तुरंत समझ गई। वे हमारा ध्यान भटकाकर डॉ वर्मा तक पहुंचना चाहते हैं। सभी अपनी पोजीशन पर रहो और बेसमेंट 3 के सभी रास्ते बंद कर दो। उसी समय एलेक्स की आवाज परिसर के स्पीकर पर गूंजी। अन्या, तुम अभी भी वैसी ही हो, लेकिन तुम जिस किले की रक्षा कर रही हो उसमें एक दरवाजा और है जिसके बारे में तुम नहीं जानती। एक और दरवाजा? तभी कंट्रोल रूम के मॉनिटर पर डॉ वर्मा के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। यह कैसे हुआ? वर्मा चिल्लाया। यह अंदर से किसी ने खोला था और वह व्यक्ति था डॉ हितेश वर्मा खुद। यह नहीं हो सकता, अर्जुन ने कहा। डॉ वर्मा ने किमेरा के सैनिकों को ब्रह्मास्त्र के प्रोटोटाइप तक पहुंचा दिया। एलेक्स का बताया हुआ दरवाजा एक गुप्त कमरा था जिसे केवल निर्माता ही जानता था। धत्त तेरे की। अन्या बेसमेंट 3 की ओर दौड़ी। जब वह वहां पहुंची तो निया के सभी जवान मारे जा चुके थे। अंदर एलेक्स ब्रह्मास्त्र का बैग लेकर खड़ा था। अच्छा काम किया डॉक्टर। जैसा कि वादा किया था, तुम्हारी बेटी सुरक्षित घर पहुंच जाएगी। डॉ वर्मा की बेटी को बंधक बनाया गया था। अन्या, अब खेल खत्म हो गया। एलेक्स मुस्कुराया। उसके 4 सबसे अच्छे सैनिक अन्या पर बंदूक ताने खड़े थे। यह एक पूरी हार थी। अभी खत्म नहीं हुआ। अन्या ने अपनी राइफल कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में निराशा के बजाय गुस्सा था। अकेले 5 लोगों का सामना करना था, लेकिन उसके पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पीछे देश का भविष्य दांव पर लगा था। अभी खत्म नहीं हुआ है। अन्या की आवाज स्टील की तरह कठोर थी। बहादुर हो या बेवकूफ? एलेक्स ने हंसते हुए कहा और उसके सैनिकों ने धीरे धीरे घेरा कसना शुरू कर दिया। लेकिन अन्या की नजरें शांति से चारों ओर घूम रही थीं। यह कमरा अत्याधुनिक उपकरणों और खतरनाक सामग्रियों से भरा था। यह उसके लिए एक शस्त्रागार जैसा था। कर्म से तर्क को सिद्ध करो। जब तुम 3 साल पहले गिरी थी तो तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन तुम बच गई, बस एक टूटी हुई सैनिक के रूप में। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। एलेक्स ने जैसे ही उसके सबसे गहरे घाव को छुआ, अन्या ने हरकत की।
उसने गोली चलाने के बजाय बगल में रखे तरल नाइट्रोजन के टैंक का मुख्य वाल्व अपनी राइफल से तोड़ दिया। शश माइनस 196 डिग्री की ठंडी गैस एक फव्वारे की तरह निकली और पूरे कमरे में सफेद धुंध छा गई, जिससे सैनिकों की दृष्टि बाधित हो गई। खांस, पागल औरत। घबराए हुए सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। अन्य पहले ही धुंध में रेंगते हुए एक सैनिक के पीछे पहुंच चुकी थी। उसने चुपचाप उसकी गर्दन तोड़ दी और उसकी राइफल ले ली। अब यह एक बनाम 4 था। फॉर्मेशन बनाए रखो, उसे खोना मत, एलेक्स चिल्लाया। लेकिन धुंध और अन्या की अप्रत्याशित हरकतों से सैनिक डरने लगे थे। अन्या ने उपकरणों के बीच छिपते हुए एक एक करके उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। उसने एक को लेजर कटिंग मशीन से विचलित करके पकड़ा और दूसरे को एक हाई वोल्टेज उपकरण की ओर धकेलकर करंट लगा दिया। आखिरकार कमरे में केवल अन्या और एलेक्स बचे। बंदूक से मजा नहीं आएगा। एलेक्स ने ब्रह्मास्त्र का बैग नीचे रखा और एक चाकू निकाल लिया। देखते हैं तुम्हारा यह टूटा हुआ शरीर कितना झेल सकता है। एलेक्स एक जानवर की तरह उस पर झपटा। अन्या ने राइफल को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसके हमलों को रोका। उसकी पीठ में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसने दांत भींच लिए। यह केवल ताकत और तकनीक की लड़ाई नहीं थी, यह शिन्यन और इच्छा शक्ति का टकराव था। तुम खत्म हो चुकी हो, बस अतीत में जी रही एक भूत हो। एलेक्स ने चिल्लाते हुए अन्या के कंधे पर एक गहरा घाव कर दिया। खून बह निकला, लेकिन अन्या ने चीखने के बजाय उसकी बांह पकड़कर उसका जोड़ तोड़ दिया। भूत तुम हो एलेक्स, पैसे के लिए अपनी आत्मा बेचने वाला एक साया। अन्या ने दर्द में भी एलेक्स को काबू में कर लिया। आखिरी पल में एलेक्स ने अपनी जेब से एक छोटा डेटोनेटर निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के बैग में लगा दिया। हम साथ मरेंगे। जैसे ही वह बटन दबाने वाला था, अन्या ने उसके हाथ पर वार करके डेटोनेटर छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। फिर अपनी बची हुई सारी ताकत से उसने एक टूटे हुए उपकरण का नुकीला टुकड़ा उसके दिल में घोंप दिया। ओह! एलेक्स की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसका शरीर धीरे धीरे फर्श पर गिर गया। एक लंबी और कड़वी दुश्मनी का अंत हो गया था। सब कुछ खत्म हो गया था। अन्या अपने खून बहते कंधे को पकड़े हुए हाँफ रही थी। तभी वर्मा, निया के कमांडो और समीर और अर्जुन कमरे में घुसे। वे उस नरक जैसे दृश्य और उसके बीच में अकेली खड़ी अन्या को देखकर अवाक रह गए। लीडर, अर्जुन रोते हुए उसे संभालने के लिए दौड़ा। आप ठीक हैं? आप जिंदा हैं? हाँ, मैं जिंदा हूं, अन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने अपना वादा निभाया था। उसने किसी को नहीं खोया था। कुछ हफ्तों बाद मुंबई में वज्र सिक्योरिटी का कार्यालय। खिड़की के बाहर शहर का शांतिपूर्ण दृश्य था। तो आपने सच में निया का प्रस्ताव ठुकरा दिया? अर्जुन ने कॉफी लाते हुए पूछा। वह मेरी जगह नहीं है, अन्या ने शांति से कहा। वर्मा ने उसे निया की काउंटर टेररिज्म टीम में एक विशेष प्रशिक्षक का पद ऑफर किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। मैं अब मेजर अन्या शर्मा नहीं, बल्कि वज्र सिक्योरिटी की टीम लीडर अन्या शर्मा हूं। मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी है। तभी ऑफिस का फोन बजा। हाँ, वज्र सिक्योरिटी। अन्या ने फोन उठाया। यह एक सामान्य इवेंट सुरक्षा का काम था, लेकिन अब उसके लिए कोई भी मिशन सामान्य नहीं था। हर मिशन किसी की शांति की रक्षा करने वाली एक कीमती जंग थी। ठीक है, हमारी टीम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। फोन रखकर अन्या उठी और अपने साथियों की ओर देखा। चलो, अगले मिशन पर चलें। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और गर्मजोशी थी। वह अब अतीत के घावों में जकड़ी एक टूटी हुई सैनिक नहीं थी। वह एक नए युद्ध क्षेत्र में अपने कीमती साथियों के साथ अपने तरीके से देश और नागरिकों की रक्षा करने वाली एक जीती जागती ज्वाला थी। अन्या और उसकी टीम ऑफिस से बाहर निकली। मुंबई की धूप उनके कंधों पर पड़ रही थी। उनकी जंग खत्म हो गई थी, लेकिन उनका मिशन अब फिर से शुरू हो रहा था।